बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले जिक्र तोशा खाना स्कैंडल का। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के गिर्द घेरा तंग कर दिया गया। पीडीएम ने 62(1)F के तहत इमरान खान की ताहयात नाअहली के लिए इलेक्शन कमीशन से रुजू कर लिया है। लीगी रहनुमा मोहसिन शाहनवाज रांझा कहते हैं कि इमरान खान ने 10 करोड़ 18 लाख रुपए के तहाइफ लिए, लेकिन गोशवारों में जाहिर नहीं किए। उन्होंने करप्शन की और इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया। 62(1)F के तहत इमरान खान न सादिक है न अमीन। उम्मीद है इलेक्शन कमीशन रेफरेंस पर जल्द फैसला करेगा। इस्लामाबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं शहजाद अली। पीडीएम इमरान खान की नाअहली के लिए सरगर्म। कौमी असम्बली में रेफरेंस जमा कराने के बाद इलेक्शन कमीशन भी पहुंच गई। मोहसिन शाहनवाज रांझा ने आर्टिकल 63 के तहत रेफरेंस दायर कर दिया। मौकफ इख्तियार किया कि इमरान खान ने तोशा खाने से कायदे और कानून के खिलाफ तोहफे लिए और उनका जिक्र गोशवारों में भी नहीं किया। उन्हें नाअहल किया जाए। इमरान खान ने 10 करोड़ और 18 लाख रुपए के जो तहाइफ लिए, जो कि इन्होंने अपने गोशवारों में नहीं दिखाए, 62(1)F के नीचे ना सादिक है ना अमीन है। इन्होंने करप्शन भी की है, मिसयूज ऑफ पावर भी की है। लीगी रहनुमा ने इलेक्शन कमीशन से रेफरेंस पर जल्द फैसला देने की उम्मीद भी बांध ली। उम्मीद रखते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस रेफरेंस के ऊपर जल्द जो है कार्रवाई का आगाज आइन की दी गई मुद्दत के अंदर अंदर करेगा और इसका इख्तिताम भी करेगा। दूसरी तरफ स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने मज़कूरा रेफरेंस पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और साबिक सदर आसिफ जरदारी को एतमाद में ले लिया। स्पीकर की तरफ से भी जल्द इलेक्शन कमीशन को खत लिखा जाएगा। रुक करेंगे इस्लामाबाद का, जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है। कारकुनों की F9 पार्क आमद जारी है। चेयरमैन पीटीआई शुरा से वीडियो लिंक के जरिए खिताब करेंगे। मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद समा के नुमाइंदे शहजाद अली से। शहजाद बताइएगा, 7 बजे इमरान खान वीडियो लिंक के जरिए खिताब करने जा रहे हैं, कितने लोग जमा हैं? जी बिल्कुल मोनीज़ा, इस वक्त मैं मौजूद हूँ फातिमा जिन्ना पार्क के मेहरान गेट पर, जहाँ पर आज तहरीक इंसाफ की जानिब से 7 बजे का वक्त दिया गया है, जिस पर चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान वीडियो लिंक के जरिए खिताब करेंगे। यहाँ पर अगर मैं बताऊँ तो कारकुनान पहुँच रहे हैं, उन्होंने पार्टी परचम उठा रखे हैं। यहाँ पर अगर मैं बताता चलूँ तो यहाँ पर इस वक्त कारकुनान जो आ रहे हैं, इनमें मर्द, ख़वातीन और बच्चे शामिल हैं। इस वक्त ग्राउंड मुकम्मल तौर पर तो नहीं फुल हुआ, तकरीबन अभी उस तरह से कारकुनान यहाँ पर नहीं पहुँचे जिस तरह पर जो है वो गुज़श्ता जितने भी यहाँ पर एहतजाज का ऐलान हुआ या धरने के या प्रोटेस्ट की दफ़ा यहाँ पर लोग आते हैं, आज उतनी बड़ी तादाद में अभी तक कारकुनान यहाँ पर नहीं पहुँच पाए हैं। लेकिन चूँकि 7 बजे का वक्त है, अभी 1 घंटा बाकी है। यहाँ पर अगर मैं मजीद बताता चलूँ तो यहाँ पर मरकज़ी क़यादत में सिर्फ इस वक्त जो है वो तहरीक इंसाफ के रहनुमा मुराद सईद पहुँचे हैं, जो इस वक्त स्टेज पर मौजूद हैं और कारकुनान को पुरजोश करने के लिए यहाँ पर पार्टी तराने भी चलाए जा रहे हैं। और मुराद सईद जो है वो स्टेज से कारकुनान को जो है वो थोड़ी थोड़ी देर बाद अपना जो है वो खिताब करते हैं, बातचीत करते हैं, ताकि कारकुनान को इंगेज किया जा सके और कारकुनान का जो जोश जज्बा है इसको बरकरार रखा जा सके। खिताब का जो 7 बजे का वक्त दिया गया है, उस हवाले से अभी चूँकि थोड़ा वक्त बाकी है तो शायद थोड़ी देर में मजीद भी यहाँ पर जो है वो कारकुनान पहुँच जाएँ। लेकिन इस वक्त जो है वो कारकुनान की उतनी बड़ी तादाद यहाँ पर नहीं पहुँच सकी जितनी कि जो है गुज़श्ता जहाँ पर प्रोटेस्ट में पहुँचती थी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शहजाद, अपडेट कर रहे थे। पीटीआई की इलेक्शन कमीशन को धमकियां। असद उमर ने ईसीपी में एहतजाजी याददाश्त जमा करा दी। मीडिया से गुफ्तगू में बोले कि इलेक्शन कमीशन को आखिरी मौका देने के लिए आए हैं। इलेक्शन कमीशन सियासी हरीफ के तौर पर काम कर रहा है। साफ नजर आ रहा है कि साजिश की कोशिश की जा रही है। अगर कोई समझता है कि इमरान खान के बगैर जमहूरियत चल सकती है तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। एक आखिरी मौका देने के लिए आए हैं इलेक्शन कमीशन को। ये जो इलेक्शन कमीशन है ये एक रियासती इदारे के तौर पर काम नहीं कर रहा, ये एक सियासी हरीफ के तौर पर काम कर रहा है। साफ नजर आ रहा है कि एक साजिश करने की कोशिश की जा रही है। 7 या 8 फैसले आ चुके हैं इलेक्शन कमीशन के तहरीक इंसाफ के खिलाफ और तमाम फैसले जो आते हैं वो तहरीक इंसाफ के खिलाफ ही आते हैं। पहले तो 6 साल फेंटते रहे इसको, ये कहते रहे फॉरेन फंडिंग, अब वो आ गए कि ये ममनुआ फंडिंग है। एक झूठा इल्जाम लगा दिया इमरान खान के ऊपर। अगर कोई समझता है कि इमरान खान के बगैर पाकिस्तान की जमहूरियत चल सकती है तो ये उसकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। पीटीआई इलेक्शन कमिश्नर की बजाय इमरान खान से इस्तीफा मांगे। लीगी नायब सदर मरियम नवाज ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि इमरान खान ने
नाजायज पैसे से जेबें भरने की खातिर जमात को भेंट चढ़ा दिया। इमरान खान खुद तो जाएगा, साथ अपने अराकीन को भी डुबोएगा। पीटीआई इलेक्शन कमिश्नर के बजाय इमरान खान से इस्तीफा मांगे। लीगी नायब सदर मरियम नवाज ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि इमरान खान ने नाजायज पैसे से जेबें भरने की खातिर जमात को भेंट चढ़ा दिया। इमरान खुद तो जाएगा ही, मगर साथ अपने अराकीन को भी डुबोएगा। तहरीक इंसाफ यूटर्न से बाज ना आई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस चंद घंटों बाद ही वापस ले लिया। रेफरेंस में सिकंदर सुल्तान राजा को चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ओहदे से बरतरफ करने की इस्तदा की गई थी। पीटीआई ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ रेफरेंस रजिस्ट्रार ऑफिस पहुंचने के फौरी बाद वापस ले लिया। सुप्रीम जुडिशल को भेजे गए रेफरेंस में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि सिकंदर सुल्तान राजा बतौर चीफ इलेक्शन कमिश्नर जानबूझकर बंद इंतजामी कर रहे हैं, वो अपनी आईनी जिम्मेदारियां दुरुस्त तरीके से अदा नहीं कर रहे हैं। रेफरेंस में हुक्मरान इत्तेहाद की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात का भी तस्करा किया गया। सिकंदर सुल्तान राजा को ओहदे से बरतरफ किया जाए। पीटीआई के मुताबिक रेफरेंस कुछ नए नुकात शामिल करके दोबारा दायर किया जाएगा। पीटीआई रहनुमा सिर्फ धमकियां ही नहीं दे रहे, बल्कि इलेक्शन कमीशन के खिलाफ नाजेबा जबान भी इस्तेमाल कर रहे हैं। फवाद चौधरी कहते हैं इलेक्शन कमीशन नापाक हो चुका है, उसे पाक करना जरूरी है। अगर कोई ज्यादती हुई तो फिर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की जेलें भर देंगे। नापाक हो चुके हैं और इस कुएं से आपको निकालना चाहिए। ये केस ये तो क्या कोई रेफरेंस है, एप्लीकेशन है या यादाश्त है? यादाश्त है, ये तो यादाश्त है और एमएनएस दे रहे हैं साकर। बाकी सारा जो प्रोटेस्ट है, हर चीज़ है, वो तो उधर है। यहाँ पे तो 144 भी अप्लाई नहीं होता, बिकॉज मैं इसलिए हूँ कि मैं 4 से भी हम कम है, इसीलिए तो 3 लोग हैं, इस पर 144 भी अप्लाई नहीं होता। ये इन्होंने जो रास्ता रोका हुआ है, किस कानून के तहत रोका हुआ है? आर्टिकल 15 में फंडामेंटल राइट है, पूरा इस्लामाबाद बंद कर दे। हम छींक भी मारते हैं, पूरा इस्लामाबाद बंद कर देते हैं, और कोई बात नहीं। इनको पता नहीं है कि यहाँ पे हम किसी के साथ ज्यादती हुई तो जेलें जो हैं वो फिर खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में है, इस्लामाबाद में जेल कोई नहीं। इन्होंने जो यहाँ पे ज्यादती करेगा वो भुगतेगा। तहरीक इंसाफ के रहनुमा उमर अयूब भी धमकियां देने लगे। कहा मजाल है हुकूमत हम पर तशद्दुद कर सके, तशद्दुद करने वालों को क्या वापस पंजाब या खैबर पख्तूनख्वा नहीं जाना? समा से गुफ्तगू में उमर अयूब बोले अगर हम पर तशद्दुद किया जाता तो हम हुकूमत को इस्लामाबाद तक महदूद कर देते। राना सनाउल्ला और उसके जो सारे, मैं हवारी कहूँगा, वो लोग तो अपने साए से डर रहे हैं। वो जिस तरह चूहा बिलों में भाग के छुप जाता है, इस तरह ये लोग छुप रहे हैं। हमारी पुरअमन कॉल, एक पुरअमन सियासी जुमात है हम लोग, और हम लोग आए हैं यहाँ पे सिर्फ एक मेमोरेंडम देने के लिए इलेक्शन कमीशन को, और उससे भी ये लोग भाग रहे थे। हम लोग आए हैं सिर्फ पार्लियामेंटेरियन जो हैं, फॉर्मर पार्लियामेंटेरियंस हमने आके यहाँ पे जमा कराया है, और इन्होंने रुकावटें और कांटादार तार रखी, वो सारी चीज़ें हमने क्लियर करके हम लोग आगे जाके हमने अपना कानूनी हक और आईनी हक पूरा किया। जो चाहते थे वो पूरा हो गया, प्रोटेस्ट पूरा कर लिया हम लोगों का। इंशाअल्लाह ताला F9 पार्क में हम लोग करेंगे, और उससे पहले हमारा जो मकसद था एक मेमोरेंडम देना इलेक्शन कमीशन को, वो हमने पूरा दिया। कोई किसी किस्म का आप पे तशद्दुद तो नहीं हुआ आज? नहीं, इनकी मजाल है, अभी करें, जाएंगे किधर? इन्होंने वापस पंजाब में या KPK में नहीं जाना। ये तो इस तरह के कुछ जजीरे में बैठ जाए, और इनको हम लोग बंद करके रखते थे, इस्लामाबाद से आगे ये ना जाते। वज़ीर इत्तलाआत मरियम औरंगज़ेब ने इमरान खान को गैर मुल्की एजेंट करार दे दिया। मरियम औरंगज़ेब ने इमरान खान की हेलीकॉप्टर के हमरा तस्वीर भी शेयर कर दी और लिखा कि फॉरेन एजेंट की फॉरेन फंडेड पार्टी के हेलीकॉप्टर के चंद मनाजिर मुल्क में फितना फसाद और इंतशार फैलाने के लिए इस्तेमाल होता है। मरियम औरंगज़ेब ने ट्वीट में लिखा कि फॉरेन एजेंडा था कि तबाह करदा पाकिस्तान की मईशत ठीक ना हो, महंगाई कम हो और ना ही नौजवानों को रोजगार मिल सके। अपोजिशन में हो या फिर इक्तदार में, तहरीक इंसाफ प्रदेश में चंदे का डब्बा उठाए फिरती रही। समा के इन्वेस्टिगेशन यूनिट की तहकीक में इंकशाफ हुआ कि पीटीआई ने 2018 से 22 तक अमेरिका से खैरात के नाम पर करोड़ों रुपए बटोरे। इलेक्शन कमीशन ने अभी गुज़िश्ता 4 साल रिकॉर्ड की छानबीन की ही नहीं, रिपोर्ट कर रहे हैं जाहिद किशकोरे। खबर की खोज, समा ने तहरीक इंसाफ की एक और फॉरेन फंडिंग का पर्दा चाक कर दिया। इन्वेस्टिगेशन यूनिट को मिलने वाली डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की दस्तावेजात में अहम इंकशाफ सामने आ गया।
पता चला कि इमरान सरकार की जमात ने हुकूमत में रहते हुए भी अमेरिका से 29 करोड़ रुपए बटोरे, अतियात अलग जमा किए। ये चंदा 2018 से 2022 के दरमियान समेटा गया। इमरान खान वजारत उज़्मा की कुर्सी पर बराजमान रहे, इसके बावजूद हुक्मरान पार्टी अमेरिका में चंदे का डब्बा लिए फिरती रही। तहरीक इंसाफ ने 4 कंपनियों के जरिए 6000 अफराद से भारी रकूम जमा की। ये 4 कंपनियां डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के साथ रजिस्टर्ड हैं। पार्टी ने इन रकूम की तफसीलात इलेक्शन कमीशन को नहीं दी। ज़राए का कहना है कि अगर इलेक्शन कमीशन ने पिछले 4 साल का रिकॉर्ड छानना शुरू किया तो PTI की ममनुआ फंडिंग के नए रिकॉर्ड सामने आ सकते हैं। PTI रहनुमा फारूक हबीब का कहना है कि इलेक्शन कमीशन ने जिन अफराद को गैर मुल्की करार दिया वो पाकिस्तानी बाशिंदे हैं। इल्ज़ाम लगाया कि PDM हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर नई साजिश रचाई जो रजीम चेंज पार्ट 2 है। दावा किया है कि इमरान खान को इंतखाबी मैदान से निकाल बाहर करने के लिए सारा मंसूबा बनाया जा रहा है जो कि कामयाब नहीं होगा। नई साजिश इन्होंने तैयार की है जिसके अंदर इलेक्शन कमीशन को इन्होंने साथ मिलाया है और ये रजीम चेंज साजिश पार्ट 2 है। इनकी ये साजिश है कि इमरान खान को किसी तरीके से इंतखाबी अमल से ही बाहर कर दिया जाए। ये जिस किस्म का भोंडा मजाक इलेक्शन कमीशन से इन्होंने करवाया है, ये इलेक्शन कमीशन के लिए बाइस शर्मिंदगी है। पाकिस्तानियों की हैसियत को फॉरनर बना दिया है। इलेक्शन कमीशन को किसने इख्तियार दिया है कि जो पाकिस्तानी नेशनल हैं उनको वो कह रहे हैं ये फॉरनर्स हैं। आपकी तहकीकात के अंदर इन्वेस्टिगेशन ही इतनी बोसीदा, इतनी सुकमज़दा है जिसमें इतनी चीजें सामने आ गई हैं कि आपका ये सारा फैसला मुतनाज़े हो गया। इमरान खान का नाम ECL में वो लोग डाल रहे हैं जिनका नवाज शरीफ मुल्क से भगोड़ा है। इमरान खान का ECL में नाम वो डाल रहे हैं उस नलायके आदम शहबाज शरीफ का बेटा मुल्क से भागा हुआ है, सलमान शहबाज, उसका दामाद अली इमरान मुल्क से बाहर भागा हुआ है, हुसैन नवाज, हसन नवाज मुल्क से बाहर भागे हुए हैं, इश्तिहारी हैं, वो भगोड़े हैं। आप इमरान खान का नाम ECL में डालेंगे? इमरान खान को तो वैसे ही मुल्क से बाहर जाने का शौक नहीं है। तनबीह करना चाहता हूँ, पाकिस्तान किसी नई साजिश का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। बड़े खौफनाक नताइज आएंगे और जिम्मेदार भी जो है आप लोग खुद होंगे। आना है तो इंतखाबी मैदान के अंदर हमारा मुकाबला करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के कोऑर्डिनेटर बराए तवानाई बिलाल अजहर ने इमरान खान को निशाने पर रख लिया। कहा ये कहते हैं थोड़ी सी मनी लॉन्ड्रिंग हो गई तो क्या हुआ, तोशाखाना से चोरी कर ली, थोड़ी सी LNG, अद्वियात और बिलियन ट्री से थोड़े से दरख्त चोरी कर लिए तो क्या हो गया। इमरान खान और उनकी जमात का न सिर्फ करप्शन का बयानिया दफन हो गया बल्कि वो खुद इम्पोर्टेड साबित हो गए। फॉरेन फंडिंग केस का फैसला एक आला मिसाल है कि इमरान खान बतौर इंसान है क्या, ये बंदा चीज़ क्या है, इसकी हकीकत क्या है। ये जो बड़े बड़े दावे करते हैं, अपना एक चूरन बेचने की कोशिश करते हैं कि मैं बड़ा ईमानदार हूँ, ये मिथ तो अब टूट गई। बजाय इसके कि वो उस चोरी को चोरी कहें, वो और सीना जोरी से कहते हैं कि थोड़ी सी मनी लॉन्ड्रिंग होगी तो क्या हुआ, थोड़ी सी फॉरेन फंडिंग होगी तो क्या हुआ, थोड़ी सी मैंने तोशा खाना से चोरी कर ली तो क्या होता, थोड़ी सी मालम जब्बा में चोरी होगी तो क्या होता है, थोड़ी सी BRT में चोरी हो गई तो क्या होता है, थोड़ी सी दवाइयाँ चोरी हो गई तो क्या होता है, थोड़ी सी LNG चोरी कर ली तो इसमें क्या हर्ज, थोड़े से दरख्त चोरी कर लिए बिलियन ट्री सुनामी प्रोजेक्ट के नाम पे तो क्या हो गया, थोड़ी सी चीनी या थोड़ा सा गंदम चोरी कर लिया तो क्या हो गया। यही इमरान खान साहब का रवैया रहा है। अब इमरान खान साहब का और PTI का ये जो करप्शन का बयानिया, ये तो बिल्कुल ही अब दफन हो गया। तो हमें उम्मीद है इंशाल्लाह कि इंसाफ होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास जारी है। वज़ारत कानून के हुकाम PTI ममनुआ फंडिंग केस के फैसले पर ब्रीफिंग दे रहे हैं। वज़ीर आज़म की हिदायत पर सेक्रेटरी कानून और दाखिला के अलावा तमाम ब्यूरोक्रेट्स को इजलास से बाहर भेज दिया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास जारी है। वज़ारत कानून के हुकाम PTI ममनुआ फंडिंग केस के फैसले पर ब्रीफिंग दे रहे हैं। वज़ीर आज़म की हिदायत पर सेक्रेटरी कानून और दाखिला के अलावा तमाम ब्यूरोक्रेट्स को इजलास से बाहर भेज दिया गया है। आपको बताते चलें कि कार्रवाई से पहले आईनी कानूनी पहलुओं का जायज़ा लेना ज़रूरी है, ऐसा कहा गया है वज़ीर आज़म की जानिब से। इसी पर बात करेंगे, उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, बताइएगा इजलास का अहवाल। जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ है जिसमें ये बताया गया कि वज़ारत कानून ने वफाकी काबीना को इलेक्शन कमीशन से जो PTI ममनुआ फंडिंग केस का फैसला इस पर ब्रीफिंग दी और वज़ीर आज़म की हिदायत पर सेक्रेटरी कानून और सेक्रेटरी दाखिला के अलावा तमाम ब्यूरोक्रेट्स को इजलास से बाहर भेजा गया, इनके अंदर रखा गया और इमरान खान और तहरीक इंसाफ के खिलाफ कानूनी कार्रवाई से पहले तमाम आईनी और कानूनी पहलुओं का जायजा लेना जरूरी है।
वज़ीर आज़म का ऐसा कहना था और वज़ीर कानून आज़म इफ्तार ने काबीना को इमरान खान और तहरीक इंसाफ के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के ऑप्शन जो हैं उस पर ब्रीफिंग दी है। वफाकी काबीना ने रिटायरमेंट की मुद्दत पर पहुंचने वाले जो काबिल ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको दोबारा मुलाजमत देने पर भी गौर किया है और गैर मामूली कारकर्दगी के हामिल काबिल ब्यूरोक्रेट्स को भी दोबारा मुलाजमत पर देने का ऑप्शन होगा। ये तजवीज़ सामने आई है और ये इस हवाले से सख्त फैसले जो है वो इमरान खान और PTI का जो फंडिंग के फैसला इस हवाले पर पार्टी हुकूमत से लेने जा रही है और जो रेफरेंस आज इलेक्शन कमीशन को भेजा गया उस पर भी सही। आप इजलास के हवाले से बता रहे थे उस्मान, शुक्रिया आपका। वफाकी वज़ीर शरीर रहमान का कहना है कि फॉरेन फंडिंग केस का फैसला रुकवाने के लिए PTI ने 8 साल इलेक्शन कमीशन पर दबाव डाला, झूठा बयान हल्फी दिया। झूठ बोलने पर इमरान खान के खिलाफ फौजदारी और आईनी मुकदमात बन सकते हैं। उनका मजीद क्या कहना था, आइए सुनते हैं। एहतजाज की कॉल दी गई है इमरान खान और PTI से अपनी नाअहलियों पर पर्दा डालने के लिए शदीद दबाव PTI ने डाला है इनके पर। 8 साल दबाव डाला, 9 वकील बदले। अब ये 8 साल से इनको सहूलतकारी की जा रही है, इनकी फैसले की घड़ी आ गई है। किसके लिए क्या इंसाफ नज़र आता है इस मुल्क में, और होना काफ़ी नहीं है, नज़र भी आना चाहिए। फॉरेन फंडिंग मुल्क में बहुत सारे इदारों को आती है, हुकूमत पाकिस्तान को आती है। इशू ये नहीं है, इशू ये कि इन्होंने झूठ बोला तो इन पर फौजदारी मुकदमात खुल सकते हैं, दीवानी मुकदमात खुल सकते हैं, आईनी मुकदमात खुल सकते हैं। इनका नाम तो पाकिस्तान तहरीक इंतशार है क्योंकि ये सिर्फ इंतशार फैला रहे हैं। टोपी पहनाओ सारे मुल्क को, पाकिस्तान को, मीडिया को, कोशिश हो जाए ECP को, जज हो जाए, जो भी हो जाए, जनरल हो जाए, टोपी पहनाओ। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मुसद्दक मलिक कहते हैं कि फॉरेन फंडिंग की सारी तहकीकात PTI दौर में हुई। गवर्नर स्टेट बैंक इमरान खान ने लगवाया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी इमरान खान ने लगवाया। क्या वो झूठ बोल रहे हैं? वज़ीर ममलकत बराए तवानाई मुसद्दक मलिक ने इमरान खान को बैरूनी हाथों में कठपुतली करार दिया। कहते हैं कि अब पता चला कि जलसों के पैसे कहां से आया करते थे। सब झूठ बोलते हैं, स्टेट बैंक भी झूठ बोलता है, इलेक्शन कमीशन भी झूठ बोलता है, फाइनेंशियल टाइम्स वाला भी झूठ बोलता है, कीमैन की किताब भी झूठ बोलती है, जो फैसला आया है वो भी झूठ बोलता है। इनकी अपनी पार्टी के सेक्रेटरी जनरल जो 8 साल से वावेला मचा रहे वो भी झूठ बोलते हैं, जो इनकी पार्टी छोड़ के वो भी झूठ बोलते हैं। सिर्फ एक सच्चा सादिक रमी जो कहता है कि वो मैंने तो बयान हल्फी दिया लेकिन मेरे अकाउंटेंट से पूछ, तो नवाज शरीफ के भी अकाउंटेंट से पूछ लेते भाई। ये तो एक बैनुल अक़वामी कठपुतली हैं, ये तो बैरूनी ताकतों के हाथों में कठपुतली हैं। यानी कमाल नौसरबाजी की दुकान। तो ये जो आपने 4 साल स्कीम चलाई है रियल एस्टेट वाली, जिसमें आपने बैनुल अक़वामी काला धन आपने दावत दी, लेकर आए, कोई सवाल नहीं पूछेंगे। पाकिस्तान का काला धन इन्वेस्ट करें, कोई सवाल नहीं पूछेंगे। ये क्या था? यानी आपका काला धन भी सफ़ेद और लोगों का सफ़ेद धन भी काला। धरने तो दिए, अब आपको पता चला ये तमाम पैसे कहाँ से आ रहे थे और वो कौन सी बैरूनी ताकतें थी जो ये पैसे दे रही थी। इमरान खान से मुनसिलाही की मुलाकात, पंजाब काबीना की तश्कील और दीगर मामलात पर मुशावरत। मुस्लिम लीग काफ को काबीना के दूसरे मरहले में नुमाइंदगी देने का फैसला। पाक फिजाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर से हंगरी की मुसल्लह अफवाज के कमांडर की मुलाकात, तरबियत और खुद इंसारी समेत दिफाई ताल्लुकात को मजीद फरोग देने पर इत्तफाक। और डॉलर की छितरौल हुई तो सोने की कीमत भी नीचे आने लगी। फी तोला सोना 2100 रुपए कम होकर 1,43,200 का हो गया। डॉलर की कीमत गिरने से पाकिस्तान में सोना मजीद सस्ता हो गया। मुल्क भर में सोने की फी तोला कीमत में 2100 रुपए की बड़ी कमी रिकॉर्ड की गई है। इसी पर बात करेंगे, सैयद रिजवान आलम हमारे साथ मौजूद हैं। रिजवान, डॉलर जो है वो नीचे आ रहा है, कई साल रिकॉर्ड भी टूट गया है और अब सोने की कीमत में भी कमी आ गई है। जी बिल्कुल, सोने की कीमत आज तीसरे रोज मुसलसल गिरी है, जबकि आर्मी मंडी में सोना महंगा हुआ $21 फी औंस, लेकिन पाकिस्तान में सोना सस्ता हुआ और उसकी वजह ये पाकिस्तान में डॉलर की कीमत गिरी है। आज जो है सोने
जो है 2100 रुपए फी तोला चाहिए 24 कैरेट फी तोला सोने की कीमत में, और ये इसके दाम जो है वो 1,43,200 रुपए पे आ गए हैं, जबकि 10 ग्राम सोने की कीमत जो है उसमें 1800 रुपए की कमी हुई है और इसकी कीमत जो है 1,22,771 रुपए हो गई है। जबकि आलमी मंडी में जो है रिजवान हमें अपडेट कर रहे हैं और यही वजह है कि जो डॉलर जो है वो नीचे गिरा है, जिसके बायस अब सोना जो है वो भी सस्ता हो गया है, जबकि आलमी जो सतह पर जो सोना है वो 21 ऑउंस महंगा है, लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान में सोने की कीमतों में जो है वो कमी हो गई। अपडेट करने के लिए शुक्रिया रिजवान। हुकूमत डॉलर को लगाम डालने में कामयाब हो गई। करेंसी मार्केटों में डॉलर का धरन तख्ता हो गया है। डॉलर की कीमत में मुसलसल कमी का सिलसिला जारी है। इंटरबैंक में आज डॉलर 2 रुपए 65 पैसे सस्ता होकर 226 रुपए 15 पैसे पर आ गया है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी तेजी देखी गई। हुकूमत के सख्त माशी फैसलों और स्टेट बैंक की सख्ती के मजबूत असरात तेजी से सामने आते जा रहे हैं। 5 दिन पहले तक जो डॉलर रुपए को रोंद रहा था, अब वो खुद औंधे मुंह जमीन पर आ गिरा है। आज मुसलसल 5वें दिन भी डॉलर के जवाल का सफर जारी रहा। एक मौके पर दौरान ट्रेडिंग 8 रुपए 80 पैसे तक गिर जाने के बाइस डॉलर की कदर 220 रुपए तक नीचे आते भी देखी गई। ताहम कारोबार के इख्तिताम पर इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपए 65 पैसे सस्ता होकर 226 रुपए 15 पैसे पर बंद हुआ, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर 221 रुपए पर ट्रेड हुआ, जहां डॉलर की कदर में 5 रुपए की कमी आई। सरमायाकारों ने मार्केट में आने वाले इस्तेहकाम पर इत्मीनान का इजहार किया है। फरवरी से लेके अब तक जो भी फैसले जो है वो हुए कि जिसमें इतनी सारी सब्सिडी दे दी गई, इसमें जो है वो इतने फॉरेन एक्सचेंज की पेमेंट जो है वो कर दी गई एंटोफगासा को, फिर उसके बाद जो है वो अभी जून में बहुत ज़्यादा जो है ऑयल इंपोर्ट कर लिया गया, तो ये सारे फैसलों ने हिट किया था। अब ये है कि जुलाई में उनको होश आया है। डॉलर की गिरावट ने स्टॉक मार्केट को उठा दिया है। जुमेरात को भी मार्केट में तेजी रही। 100 इंडेक्स 356 पॉइंट्स के इजाफे के साथ 41,425 पॉइंट्स पर बंद हुआ। स्टॉक मार्केट तो आई थिंक क्या ये तो मुफ्त में जो है वो ये शेयर्स मिल रहे हैं। सो जो वैल्यूज हैं, अर्निंग यील्ड 40% की कंपनीज की अर्निंग यील्ड बनती है। माहिरीन के मुताबिक आने वाले दिनों में डॉलर की कदर में मजीद कमी आ सकती है। डॉलर ऊपर चला गया था, उसकी सबसे बड़ी वजह स्पेकुलेशन थी। जो रुपया है वो अपनी असल कदर की तरफ आएगा, जो मेरे नज़दीक 190 के आसपास बनती है। गुज़िश्ता माह के मुकाबले में कम होते तिजारती खसारे और आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती होने के साथ साथ कमोडिटी प्राइसेस भी नीचे आने से मुल्की मईशत पर मस्बत असरात पड़ रहे हैं। कैमरामैन अली मुशर्रफ के साथ सैयद रिजवान आलम, समा, कराची। तो हुकूमत डॉलर को लगाम डालने में कामयाब हो गई है। करेंसी मार्केट्स में डॉलर का धरन तख्ता हो गया है। डॉलर की कीमत में मुसलसल कमी का सिलसिला जारी है। इस पर बात करने के लिए मैं ज्वाइन किया खाकान नजीब साहब ने। बहुत शुक्रिया सर, आपने समा के लिए वक्त निकाला। सर, इंटरबैंक में आज डॉलर 2 रुपए 65 पैसे सस्ता होकर 226 रुपए 15 पैसे पर आ गया है। मुआशी इस्तेहकाम आ रहा है। सर, कैसे देख रहे हैं आप इस बदलती हुई सूरत हाल को? देखिए, सबसे पहले हमें ये याद रखना चाहिए कि मैंने कई दफ़ा कहा है कि पाकिस्तान से जो सारी रोड्स हैं वो IMF को जाती हैं। डॉलर में इस वक्त जो आप रुपए में देख रहे हैं, बल्कि जो इस वक्त उसकी कदर में बेहतरी देख रहे हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि परसों आपने ये देखा कि IMF ने एक कम्युनिके जारी किया और उसमें उन्होंने क्लियरली कहा कि पाकिस्तान ने अपनी सारी प्रायर कंडीशंस जो हैं वो मीट कर ली हैं 7वें और 8वें रिव्यू को कंप्लीट करने के लिए। ये एक ऐसा सिग्नल है जो कि मार्केट्स को काम करता है, जिटरी होने से रोकता है और ये कॉन्फिडेंस देता है कि पाकिस्तान की जो लिक्विडिटी क्रंच है, यानी कि पाकिस्तान की जो इस वक्त डॉलर शॉर्टेज हुई है, बिकॉज हमें इनफ्लोज नहीं आ रहे, और दूसरी वजह उसकी ये जो है पाकिस्तान की बढ़ती हुई इंपोर्ट्स जो मई जून में हुई, स्पेशली पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की, वो भी कम हुई। सो इन दोनों फैक्टर्स को देखते हुए आपने ये देखा कि एक्सपोर्टर्स ने अपने डॉलर्स को लिक्विडेट किया। जब उन्होंने इस पोजीशन को, अपनी पोजीशंस को लिक्विडेट किया, तो जो सप्लाई थी वो बेहतर हुई और डिमांड को उसने मीट किया और आपने रुपए की कदर में बेहतरी देखी। हमें हर सूरत में IMF का प्रोग्राम में जो चीजें अब करनी है आगे चल के, और अभी हमने एक $4 बिलियन की फाइनेंसिंग जिसका सऊदी अरेबिया से ताल्लुक है वो पूरी करनी है ताकि हम लेट अगस्त में बोर्ड करा सके। उसके बाद हमें ये देखना है कि हमने अपनी कंजर्वेशन पॉलिसी जो है वो चलानी है, सो दैट हम इलेक्ट्रिसिटी, हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, हम गैस वो कम से कम इस्तेमाल कर सकें ताकि इंपोर्ट पे प्रेशर जो है वो बहुत ज्यादा ना रहे और हमारे जो
मईशत है उसमें ओवरऑल स्टेबलाइजेशन रहे। ठीक है, डॉक्टर खाकान नजीब आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। कैस असलम साहब ने भी हमें ज्वाइन किया हुआ है, उनसे भी बात कर लेते हैं। कैस साहब आप क्या कहेंगे? अभी हमारे साथ जैसा कि डॉक्टर खाकान नजीब भी हैं, उन्होंने भी बताया कि पहले डॉलर का इनफ्लो नहीं था, डॉलर की शॉर्टेज हो गई थी, लेकिन उसके बाद हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। आने वाले वक्त में आप क्या देख रहे हैं, इकॉनमी कितनी मुस्तहकम होगी? देखें, बात ये है कि मैं क्योंकि चीज़ों को प्रोडक्टिव सेक्टर की तरफ से देखता हूँ, तो उसको तो देर लगती है कि जो प्रोडक्शंस बंद हुई हैं उनको रिवाइव करने के लिए गवर्नमेंट को कोई पॉलिसी देनी पड़ेगी। मगर अगर आप सिर्फ एक्सटर्नल सेक्टर को देख रहे हैं और मनी डॉलर लिक्विडिटी को देख रहे हैं, तो हाँ बेहतर हुई है ये, जिसकी वजह से एक तो आपने स्टेट बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर भी बदले हैं और शायद ज्यादा बेहतर लोग आए हैं जिन्होंने, दूसरी तरफ आपने ये जो है मनी मार्केट के कुछ लोगों को अरेस्ट भी किया है, जो मेरा ख्याल है कि बैंक्स जो थे वो उनका ख्याल है कि ये अपर लेवल पे आ गया था, अब बेचने भी शुरू करें डॉलर। और ये बातें भी सही हैं कि हमारी इंपोर्ट्स भी कम हुई हैं, मगर उसके साथ साथ एक्सपोर्ट्स भी कम हुई हैं। तो स्टेबलाइजेशन को तो थोड़ी देर लगेगी, बट ये जो आपका सर चलें ठीक है, थोड़ा देर लगेगा इस प्रोसेस में, लेकिन हम देख रहे हैं कि चेंजेस आ रहे हैं, अच्छी खबरें भी सामने आ रही हैं। आने वाले वक्तों में क्या देख रहे हैं सर, डॉलर कहाँ पर होगा आने वाले वक्तों में और ये क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इसका? मेरा ये ख्याल है कि ये 135 और 145 के दरमियान फ्लक्चुएट करेगा। ये जब तक आप अपने जो हैं ट्रेड डिफिसिट को कम नहीं करते, शायद इस साल के एंड तक 21 बिलियन डॉलर चाहिए। तो वो बात तो सही है कि IMF कुछ पैसे दे दे, कुछ चाइना दे दे, कुछ सऊदी अरब दे दे, तो हमने जो इमीडिएटली हमारे पेमेंट्स हैं वो हो जाएं तो स्टेबलाइज तो होती है। बट अल्टीमेटली एक्सपोर्टेबल्स के ऊपर है कि आप टेक्सटाइल और चावल के अलावा और क्या एक्सपोर्ट कर सकते हैं, वहाँ मुझे पॉलिसी नजर नहीं आई। जब तक वो नहीं होगी ये और एनर्जी सेक्टर जो है उसने वो भी हम सब इंपोर्ट करते हैं, गैस भी इंपोर्ट करते हैं, ऑयल भी इंपोर्ट करते हैं, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ेगी तो आपको ऑयल की जरूरत भी पड़ेगी। कैसा आप साथ ही मौजूद रहिएगा। खुर्रम शहजाद साहब ने भी ज्वाइन किया है। खुर्रम शहजाद साहब, आपसे ये जानना चाहूंगी कि हुकूमत की जानिब से पॉलिसी साजी भी की जा रही है, मईशत को बेहतर करने के लिए इकदाम भी किए जा रहे हैं, लेकिन कैसा साहब कह रहे हैं कि डॉलर को वो देखते हैं 135 से 145 के बीच में। आपका इस पर क्या मौक़िफ़ है? जी देखें, जहाँ तक डॉलर के रेट का ताल्लुक है तो मैं ये समझता हूँ कि अभी जो डेवलपमेंट हुई है वो काफ़ी जो है इनकरेजिंग है, जिसमें सबसे पहली बात ये है कि IMF ने जो है वो एक तरह से सपोर्ट का कहा है और साथ में मीटिंग जो है वो जल्दी बुलाने का कहा है, जिसके बाद 1.2 बिलियन डॉलर्स रिलीज होंगे और उसके बाद वर्ल्ड बैंक, IMF और ये सब वर्ल्ड बैंक, ADB और दूसरे जो डोनर्स हैं वो अपना अपना जो है वो फ्लो जो है वो देंगे। अपने सारे इनफ्लोज जो उनके होते हैं वो IMF से डिपेंडेंट होते हैं। दूसरी चीज ये फ्रेंडली कंट्रीज ने भी अब ये कहा है कि जी 4 से 5 बिलियन डॉलर्स जो है उनके भी जो है वो ट्रांसफर होंगे और साथ में इसके अंदर गैस एंड ऑयल इसकी डिफर्ड पेमेंट पे भी जो है फैसिलिटी दी जाएंगी। तो ये एक अच्छी डेवलपमेंट है, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा इम्पोर्ट बिल का हिस्सा ऑयल बिल है, एनर्जी बिल है। और तीसरी चीज ये है कि इम्पोर्ट्स जो है काफी नीचे आ गई हैं। ऑफकोर्स उसमें एक हमारा अनपॉपुलर जो है वो डिसीजन रहा है गवर्नमेंट का कि जो है जबरदस्ती इम्पोर्ट्स को रोका गया है और ड्यूटीज बहुत ज्यादा लगाई गई हैं। ड्यूटीज के अलावा भी LCs उस तरह से नहीं खोली जा रही। तो मेरे ख्याल में इसका एक पॉजिटिव साइड ये है कि इम्पोर्ट नीचे आ गई हैं और उसकी डाउन साइड ये है कि कुछ ऐसी एसेंशियल इंडस्ट्रीज हैं जो कि आप जो है वो नहीं रोक सकते इम्पोर्ट्स को, अदरवाइज इकॉनमी बिल्कुल जो है चोक हो जाएगी। तो मेरे ख्याल में ये कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हैं जिसकी वजह से आपके यहाँ डॉलर की सप्लाई बेहतर होगी और डिमांड में कमी होगी। एक और वजह यह है सिल्वर लाइनिंग के ऑयल प्राइसेस नीचे आ गई। ठीक है, इस तमाम तर मामले पर आप हमारे साथ मौजूद थे, अपडेट कर रहे थे। खुर्रम शहजाद साहब बहुत शुक्रिया, डॉक्टर खाकान नजीब साहब भी थे और कैस असलम साहब भी, आप सबका बहुत शुक्रिया।
पाकिस्तानी मईशत के लिए एक और अच्छी खबर। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में तेजी से कमी हो रही है। फी बैरल कीमत $96 तक आ गई है, जो गुज़िश्ता 5 माह की कम तरीन सतह है। एक हफ्ते में तेल की कीमतों में $13 की कमी और करेंसी मार्केट में रुपए की कदर में बेहतरी से तेल की मुकामी कीमतों और महंगाई में भी कमी का इम्कान है। पाकिस्तानी मईशत के लिए एक और अच्छी खबर। सऊदी अरब ने पाकिस्तान को माली मुआवनत और मुअख्खर अदायगी पर तेल की सहूलत में इजाफे की यकीन दहानी करा दी है। चीन भी अब तक $4.3 अरब का कर्जा रीशेड्यूल कर चुका है, जबकि वज़ीर ममलिकत बराए खजाना आयशा गौस पाशा कहती हैं कि रुपए की कदर में इजाफा मईशत में बेहतरी की अलामत है। इस्लामाबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं शकील अहमद। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास से कबल $4 अरब का फाइनेंसिंग गैप खत्म करने की जानिब बड़ी पेशरफ। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान माली मुआवनत और उधार तेल की सहूलत में इजाफे के लिए बातचीत नतीजा खेज साबित होने लगी। हुकाम वजारत खजाना के मुताबिक ऐलान भी जल्द मुतवक्के है। IMF की सारी प्री कंडीशंस मीट हो गई हैं। IMF ने खुद इस बारे में स्टेटमेंट भी दे दिया है। बरादर ममालिक हैं वो खुद भी आगे आ रहे हैं और हमें फंडिंग दे रहे हैं। वजारत खजाना के हुकाम के मुताबिक सऊदी अरब से सेफ डिपॉजिट्स के अलावा मुअख्खर अदायगी पर तेल की सहूलत $1.2 अरब से बढ़कर $2.4 अरब तक जाने का इम्कान है। मुत्तहिदा अरब अमारात ऑयल एंड गैस सेक्टर के शेयर्स में सरमायाकारी, जबकि कतर RLNG पावर प्लांट्स खरीदने का इरादा रखता है। चीन से भी मजीद सेफ डिपॉजिट्स के हुसूल के लिए बातचीत जारी है। पाकिस्तान को रवा माली साल तकरीबन $36 अरब की बैरूनी फंडिंग दरकार है। IMF की शराइत के तहत $4 अरब के इजाफी फंड्स का इंतजाम किया जा रहा है। IMF बोर्ड 24 अगस्त तक $1.2 अरब की अगली किस्त की मंजूरी देगा। शकील अहमद, समा, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ कहते हैं कि आज हम मुआशी तौर पर IMF के गुलाम हैं। हमें गिरबान में झांकना होगा कि 75 साल में मुल्क को क्या दिया। वो ममालिक जो हमसे पीछे थे हमसे बहुत आगे निकल गए हैं। आज IMF के हम उनके आज गुलाम हैं। ये कैसी आज़ादी है कि माशी तौर पर हम IMF के गुलाम हैं और कहते हैं कि ये खुदादाद मुल्क पाकिस्तान है। मुल्क को अगर 75 साल में हमने तरक्की और खुशहाली का वो तस्वीर कशी की होती, जो वो ममालिक जो हमसे बहुत पीछे थे आज हमसे आगे निकली तमाम हुकूमतों को, चाहे वो सियासी हुकूमतें हैं या मार्शल लॉ, पाकिस्तान को 72 साल में हमने क्या दिया। ये है वो लम्हा फिक्रिया, ये है वो सवाल जिसके लिए हमें सबको, मुझे सबसे पहले और हम सबको अपने गिरबानों में झांकना होगा और सवाल का जवाब तलाश करना होगा। और अभी आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास, ममनुआ फंडिंग केस की मज़ीद तहकीकात FIA से कराने का फैसला किया गया है। अहम फैसला हुआ है इस इजलास में, ममनुआ फंडिंग केस की मज़ीद तहकीकात FIA से कराने का फैसला। FIA दीगर इदारों की खिदमात भी ले सकेगा। इजलास में काबीना के हवाले से आपको बताते चलें, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास, ममनुआ फंडिंग केस की मज़ीद FIA से कराने का फैसला किया गया है। FIA दीगर इदारों की खिदमात भी ले सकेगा। आपको बताते चलें कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास जारी है। ममनुआ फंडिंग केस की मज़ीद तहकीकात FIA से कराने का फैसला हुआ है। FIA दीगर इदारों की खिदमात भी ले सकेगा। FIA की जानिब से दीगर इदारों की खिदमात भी हासिल की जा सकेंगी। ममनुआ फंडिंग केस का मामला है और मज़ीद तहकीकात FIA से कराने का फैसला कर लिया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास जारी है और इस इजलास में ये कहा गया है कि ममनुआ फंडिंग केस की मज़ीद तहकीकात अब FIA से कराई जाएंगी। FIA दीगर इदारों की खिदमात भी ले सकेगा। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं समा के नुमाइंदे उस्मान खान से। जी उस्मान खान, और इस फंडिंग के हवाले से मज़ीद क्या फैसले सामने आए काबीना के इजलास में? जी बिल्कुल, काबीना के इजलास में फॉरेन फंडिंग के मामले के ऊपर जो है वो बड़ी लंबी डिबेट हुई है। उसके ऊपर ब्रीफिंग दी गई है वजारत कानून की जानिब से और आर्टिकल 17 के तहत जो पॉलिटिकल ऑर्डर 2002 है उसका आर्टिकल 2, आर्टिकल 6, आर्टिकल 17 और 15 के तहत वफाकी काबीना ने कानूनी रास्ता इख्तियार करने का फैसला किया है और वजारत कानून जो है वो उससे रिपोर्ट मांगी गई है। मालियाती और तहकीकाती इदारे को मुशावरत करने का टास्क दिया गया। उनकी काबीना ने रिपोर्ट मांग ली है कि इस सारे मामले के ऊपर आगे किस तरीके से बढ़ा जा सकता है। क्या
तमाम इमरान खान समेत जो इस केस में मुलव्विस किरदार हैं उनके नाम ECL में डाले जाएं, उनकी गिरफ्तारियां की जाएं, या और कौन से कानूनी और आईनी ऑप्शन हो सकते हैं, इन तमाम के ऊपर तफसील से मुशावरत के लिए जो है वज़ारत कानून को ये टास्क दिया गया है। और अब बाकायदा तौर पर वज़ारत कानून जो है एक रिपोर्ट तैयार करेगी और हुकूमत को वो रास्ता बताएगी कि किस तरीके से इस सारे केस को आगे लेकर चला जा सकता है। तो ये आज के इजलास में अहम पेशरफ्त ये हुई है कि अब वज़ारत कानून को टास्क दे दिया गया है कि वो रास्ता बताएगी और उसी के मुताबिक जो है कानूनी रास्ता इख्तियार किया जाएगा। ठीक है, आप हमारे साथ मौजूद थे उस्मान, अपडेट कर रहे थे, साथ ही रहिएगा। हमें ज्वाइन किया है सीनियर एंकर पर्सन नदीम मलिक साहब ने। नदीम मलिक साहब, पेशरफ्त ये हुई है इजलास में कि ममनुआ फंडिंग केस की मजीद तहकीकात अब FIA से कराने का फैसला किया गया है, जबकि FIA इसमें दीगर इदारों से खिदमात भी ले सकेगा। क्या कहेंगे आप? मेरे ख्याल में मुनासिब तरीकाकार है, क्योंकि FIA की तहकीकात के बगैर और उन शवाहिद को इकट्ठा किए बगैर कि वो जो फंडिंग भेजने वाले जराए हैं वो कंपनीज हैं कौन, उसके असल मालिक कौन है और वो कंपनीज वहाँ क्या करती हैं, उसकी जिनकी मलकियत जाहिर की जा रही है क्या वही लोग उसके पीछे हैं या कोई और है। एक बड़ा मुतनाज़ा मामला वो वूटन वाला है जो केमैन आइलैंड में लिस्टेड कंपनी है और उसका मालिक आरिफ नकवी है। वो बहुत ही मुतनाज़ा किस्म की शख्सियत है जिसके ऊपर बैन अवी सतह के ऊपर तहकीकात जारी हैं। और खबर ये थी कि उसको मुबारक नहयान से भी पैसे $2 मिलियन उसकी तरफ आए और वो पैसे वाया अबराज दोबारा वो PTI की तरफ आए। ये एक ऐसा मामला है जो बहुत ही पेचीदा हो जाता है, क्योंकि कोई फॉरेन गवर्नमेंट किसी पॉलिटिकल पार्टी को फंड नहीं कर सकती, कोई फॉरेन कॉरपोरेशन, कोई फॉरेन बिजनेस, किसी फॉरेन कंपनी किसी पॉलिटिकल पार्टी को फंड नहीं कर सकती पाकिस्तानी कवानीन के तहत। तो उसके आपके पास ठोस शवाहिद होने चाहिए, फिर आप डिक्लेरेशन लेकर सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं। पहले जो ये हुक्मरान इत्तेहाद की तरफ से कहा जा रहा था कि फौरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट में डिक्लेरेशन फाइल कर दे, शायद वो बैकफायर कर जाता, डिसमिस हो जाता, क्योंकि उसके ऊपर पूरी तहकीकात करने की जरूरत है, जिसकी रोशनी में सुप्रीम कोर्ट में जाए कि हमने ये तहकीकात की है, FIA को ये शवाहिद मिले हैं, ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, ये बैंक्स की ट्रांजैक्शंस है और इसकी रोशनी में हमने ये फैसला किया। उसके ऊपर तो ये मूव कर सकते हैं। वो भी मुश्किल होगा कि सुप्रीम कोर्ट में ये कन्विंस कर सकें, लेकिन उसके बगैर तो आगे बढ़ना ज्यादा मुश्किल है। तो रास्ता दुरुस्त चुना उन्होंने, FIA के तहत दुरुस्त रास्ता है। ठीक है, बिल्कुल सर, आप ठीक कह रहे हैं कि बहुत मुनासिब रास्ता ये है कि पहले सारे एविडेंस जो हैं वो जमा कर लिए जाएं और उसके बाद फिर उनको जो है वो पेश किया जाए अदालत में। अच्छा सर, PTI जो कि इस हवाले से डिनाई करती है, PTI जो कि मुख्तलिफ किस्म की बातें कर रही है, अब जब ये वफाकी काबीना के इजलास में फैसला किया गया है कि तहकीकात FIA से कराई जाएंगी, तो क्या देख रहे हैं कि उनके जो कैंप्स हैं वहाँ पर हलचल होगी, फिर डेफिनेटली उनके ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ेगा? देखिए, तहरीक इंसाफ तो एक अपने वो जो सोशल मीडिया की अक्सरियत पसंद है ना उनके, उसके जरिए तो एक कैंपेन चला रही है और वो कैंपेन चलाते रहें, उससे अवामी रायमा तो वो हमवार करने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक मसला है कानून का, जिसको उन्हें बहुत संजीदगी से लेना चाहिए। कानून बड़ा क्लियरली कहता है कि ना कोई फॉरेन कंपनी ना डोमेस्टिक कंपनी, यहाँ फॉरेन कंपनी भी है और डोमेस्टिक कंपनी भी है। अब वो कंपनी चाहे वो नदीम की है या सलीम की है या किसी टॉम की है या किसी और की है, वो मैटर नहीं करता। लेकिन जब कंपनी कोई फंड कर देगी पॉलिटिकल पार्टी को, वो पाकिस्तानी कवानीन के तहत वो ममनुआ फंडिंग में आ जाती है। और ममनुआ के अंदर ही फॉरेन फंडिंग का भी लिखा हुआ है कि फॉरेन फंडिंग कौन सी है। वहाँ पर PTI की बज़ाहिर जो इलेक्शन कमीशन का फैसला है उसके ऊपर लंबी लिस्ट है, 34 फॉरेन नेशनल और 355 कंपनीज की, 355 कंपनी। यहाँ एक कंपनी भी ममनू है, वहाँ 355 कंपनीज है। तो यहाँ मसला है। और इस तरीके से जो इनकी US वाली कंपनी है उसके ऊपर माजी में भी आता रहा है कि माजी में US अथॉरिटीज ने भी क्वेश्चन किया था कि क्या ये जो पैसा इकट्ठा करके आप लेके जा रहे हैं ये पॉलिटिकल पार्टी के लिए है, चैरिटी के लिए है, इसके ऊपर। ठीक है नदीम मलिक साहब, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे, इस पर गुफ्तगू कर रहे थे। और अभी आपको बराह रास्त ये चलते हैं, मरियम औरंगजेब इस वक्त गुफ्तगू कर रही हैं। होने वाले अफराद पूरे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ सैलाब का आबी रेला आया है उसके अंदर जितने भी लोग जहाँ बहक हुए हैं, और उस दिन जो अदनाक अफसोसनाक वाक़या हेलीकॉप्टर का हुआ जिसमें अफवाज पाकिस्तान के लोग शहीद हुए, अफसरान शहीद हुए जो अपनी ज़िम्मेदारी निभाते हुए सैलाब ज़दगान इलाकों में मॉनिटरिंग मिशन के ऊपर थे, जो वहाँ की रिलीफ़ एक्टिविटीज़ हैं, वहाँ की रिहेबिलिटेशन की एक्टिविटीज़ हैं और वहाँ की रिलीफ़ की एक्टिविटीज़ को मॉनिटरिंग करते हुए, तो उसके लिए ख़ुसूसी दुआ की गई और उनको खराज तहसीन भी पेश किया गया। दूसरे एजेंडा के ऊपर काबीना ने यूनानिमसली जो वज़ारत मज़हबी अमूर के वज़ीर हैं मुफ्ती अब्दुल शकूर साहब, उनको हज के बेहतरीन इंतज़ामात के ऊपर बहुत अप्रीशिएट किया गया और उनकी वहाँ जितने इंतज़ामात थे उनके ऊपर जो पब्लिक की भी राय आई है उसके मुताबिक उनको अप्रीशिएट किया गया। इसके अलावा काबीना में जो
री इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड है उसके जो CEO की तैनाती हुई और जिसमें 3 अफराद पर मुश्तमिल एक पैनल आया, जिसमें से काबीना ने फरमानुल्लाह को चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाने की मंजूरी दे दी है। में बहुत तफसीली जो NDMA की PDMA की जो रिपोर्ट्स हैं, और आपको पता है कि किस तरह वज़ीर आज़म साहब ख़ुद इन इलाकों का दौरा कर रहे हैं जहाँ सैलाब से तबाही आई है, लोग जहाँ बहक हुए हैं, उनकी रिलीफ की रिहेबिलिटेशन की एक्टिविटीज़ को ख़ुद मॉनिटर किया जा रहा है। और जाके आपने देखा कि जब वो बलूचिस्तान में गए और वहाँ भी जो जहाँ जहाँ रिलीफ के नहीं पहुँची थी चीज़ें, जहाँ जहाँ कोताहियाँ थीं, जहाँ जहाँ मॉनिटरिंग के अंदर वो तमाम चीज़ें नज़र आईं, उनका फौरी तौर पर एक्शन लिया गया। और ये जो दौरा है वज़ीर आज़म का, आज भी वो टांग के इलाके डेरा इस्माइल खान गए हुए थे, उसके बाद टांग गए और फिर डेरा इस्माइल के इलाके रमक में हम लोग गए, मैं उनके हमरा थी, वहाँ भी इन तमाम चीज़ों का जायज़ा लिया गया। और एक ही बात पर प्राइम मिनिस्टर ने फोकस किया कि सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर वफाक जहाँ जहाँ भी अपना किरदार है उसको अदा करेगी, और वहाँ की सूबाई इंतज़ामिया को भी ये हदायत जारी की कि फौरी तौर के ऊपर जो रिहेबिलिटेशन रिलीफ के चीज़ें हैं वो उन तक पहुँचाई जाएँ। और इसके साथ साथ ये भी हदायत की कि जहाँ बहक होने वाले जो अफराद हैं वहाँ अहले खाना को 10 लाख रुपए के इमदादी चेक दिए जा रहे हैं, और फौरी तौर पर इसको कंप्लीट करने की ऑर्डर्स प्राइम मिनिस्टर ने दिए हैं। और इसके साथ साथ जो तबाहशुदा घरों की तामीर के हवाले से जो कच्चे और पक्के घर हैं उनके अंदर तफरीक ख़त्म करके 5 लाख रुपया फौरी तौर पर अदा करने का कहा गया। और ये वफाक की सतह के ऊपर अपना हिस्सा है। जहाँ बहक होने वालों के लिए कोई कीमत नहीं होती, ये सिर्फ एक दिल के अंदर एक तसल्ली होती है कि उन तक ये पैसे पहुँच गए हैं। और इसके साथ साथ प्राइम मिनिस्टर ने ये भी कहा है कि एक मुश्तरका सर्वे कराया जाए जिसके अंदर ये जो डैमेजेस हैं घरों के जहाँ बहक होने वालों के, उसका फौरी तौर पर ट्रांसपेरेंट तरीके से एक मुफस्सल सिस्टम हो और लोगों को रिहेबिलिटेशन के जो पैसे हैं और जहाँ बहक होने वालों को पैसे जो हैं वो मिल सके। इसके साथ साथ जो NDMA है उनके तमाम जो इंतज़ामात हैं, जो उनके कार्रवाइयाँ हैं, जो PDMAs हैं, उनको भी सराहा गया। और अफवाज पाकिस्तान के जो वर्किंग रिलेशनशिप सिविलियन अदारों के साथ हैं उनको भी सराहाया गया। और इसके साथ साथ ये भी तखमीना लगाने के लिए NDMA को खसूसी तौर पर सूबाई हुकूमतों के साथ एक मुश्तरका, जो मैंने पहले कहा कि डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर जितनी मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ हैं सैलाब से होने वाले नुकसान का तखमीना लगाने के लिए फ़ौरन हदायत जारी कर दी। और इस प्रोसेस को जल्दी मुकम्मल करने की भी काबीना की तरफ से हदायत जारी हुई है। इसके साथ साथ वज़ीर आज़म ने इस मौके पर वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल साहब की क़यादत में एक कमेटी तश्कील दी है कि फ़ौरी तौर पर जब ये सर्वे मुकम्मल हो और जहाँ जहाँ से ये सर्वे मुकम्मल होता है फ़ौरी तौर पर अदायगियों का जो सिलसिला है उसको जारी कर दिया जाए और एक ट्रांसपेरेंट तरीके के ज़रिए, और इसमें काबीना के दूसरे मिनिस्टर्स को भी शामिल किया गया है। और जो बहाली है, तामीर नौ है और जहाँ बहक होने वालों के जो पैसे हैं उनको फ़ौरी तौर पर देने की हदायत की गई है। और एक और चीज़ के काबीना में जो वजारत इक़्तिसादी अमूर की हदायत की है, उनको हदायत की है कि पाकिस्तान में मौजूदा जो बैनुल अक़वामी डोनर एजेंसीज़ हैं उनको भी ये कहा जाए कि जो खाली डिज़ास्टर जो रिस्क मैनेजमेंट है या डिज़ास्टर मैनेजमेंट है उसके अंदर जो वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो रिलीफ है, जो रिहेबिलिटेशन है, उसमें अपना किरदार अदा करें। और ये तमाम इंटरनेशनल एजेंसीज को वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की काबीना इजलास के बाद ब्रीफिंग जारी है। उन्होंने कहा कि हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद अफसरान जवानों के लिए दुआ कराई गई। अभी लेंगे एक ब्रेक, जिसके बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ।